सोचना पड़ेगा। ये हमें अपने दिल के वातायन को खोल कर रखना पड़ेगा। बंद कमरे में रहने वाले आदमी को हवा नहीं मिलेगी, रोशनी नहीं मिलेगी। तो भाषा भी उसी प्रकार है। वो हमारी एक सामाजिक संस्कृति है, हमारी एक इंक्लूसिव संस्कृति है। समेटने की ताकत समेटने की ताकत हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। हम विश्व का इतिहास जब पढ़ेंगे या भारत का इतिहास जब पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे अध्याय इस प्रकार आ जाते हैं कि हमें इस प्रकार हमलावरों के साथ साथ कुछ यात्रियों का भी उल्लेख मिल जाता है। मेगस्तीनिस इधर आए हुए थे, अल्बरुनी इधर आए हुए थे, प्लिनी आए हुए थे, हुयान सांग, इत्सिंग, फाहियान, ये लोग आए हुए थे, टोलमी आए हुए थे, कैप्टन हॉपकिंस आए हुए थे। और इस प्रकार के बहुत सारे यात्री इधर आए हुए थे। हम अपने इतिहास में, सोशल स्टडीज में यह पढ़ते हैं ये विदेश से आए हुए यात्री है। असल में ये केवल यात्री नहीं है। यात्री का विशेषण उनके लिए ठीक लगता है, लेकिन महज यात्रा करने वाले लोगों के रूप में, टूरिस्ट के रूप में नहीं है। वो मात्र ट्रैवलर्स भी नहीं है। उन्होंने भारत को देखने का, समझने का, परखने का, आत्मसात करने का कुछ प्रयास किया है। मैं भारत के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, विश्व का प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा गया था। उधर हुयानसांग की एक म्यूजियम है, हुयानसांग की स्मृति में एक म्यूजियम है। उधर जाकर मुझे ये लगा कि एक अद्भुत दुनिया में मैं आया हूँ। क्योंकि इन्होंने हमारी भाषाएं सीखने के लिए जितनी उत्सुकता दिखाई थी, हमारे उनके पाली की कृतियां उन्होंने चुन ली थी। पाली की कृतियों में गौतम बुद्ध का संदेश है। इस संदेश का अनुवाद करते हुए अपने देश चीन और उसके माध्यम से बाद में जापान, चाइना, चीन जैसे लोगों को देने का उन्होंने जो कोई परिश्रम किया है, उस परिश्रम के संबंध में जानते हुए भारत उस पुराने जमाने में कितना उदार दिल से, कितने कितने ही बेनेवलेंट और कितने भी टॉलरेंट अप्रोच हमारा था, इसका एक नमूना उधर से मिल जाता है। तो इन यात्रियों के सहारे या इन लोगों के निरीक्षणों के सहारे बाहर के देशों को भारत के संबंध में जानकारी मिली थी। वे लोग इसको भारतीय साहित्य मानते हैं। भारत के संबंध में भारत में आए हुए यात्रियों ने जो कृतियां लिखी थी, उसमें अंतर वस्तु या उसका प्रतिपाद्य भारत था। इसलिए उस प्रदेश के लोगों ने उधर के पाठकों ने उनके निरीक्षणों को या उनके निष्कर्षों को यही भारत है, यही भारत की संस्कृति है, यही भारत की विरासत है, यही उनका इतिहास है, इस प्रकार सोचकर भारत के संबंध में उन्होंने कुछ बातें समझ लेने की कोशिश की थी। तो इधर ग्रीस से आए हुए, चीन से आए हुए, मोरक्को से आए हुए, अफगानिस्तान से आए हुए, अरब देश से आए हुए, पोर्चुगल से आए हुए और अंत में इंग्लैंड से आए हुए बहुत सारे यात्री हैं। तो उन यात्रियों के माध्यम से उधर के लोगों को हमारे बारे में जो विवरण मिले हैं, उसी को उन लोगों ने भारतीय साहित्य मान लिया है। हम उसको गलत नहीं मान सकेंगे, हम उसको बेबुनियाद नहीं ठहरा सकेंगे, क्योंकि वे प्रत्यक्षदर्शी हैं। क्योंकि हमारे इधर की भाषाओं के ऊपरी ऊपरी स्तर को भी वे समझ रहे थे, गहराई में वे कहाँ तक जा सके हैं ये अलग बात है। संस्कृत का अध्ययन, गहन अध्ययन न करने की स्थिति में वे भारत के संबंध में जो निष्कर्ष पर आ जाते हैं, उसमें ठोस बातें आ जाना मुश्किल है। लेकिन जो भी हो, उन्होंने अपनी पहुंच की बात, अपने पहुंच का काम किया है और उधर के लोगों को, अपने देश के लोगों को भारत के संबंध में कुछ जानकारी वे प्रदान कर सके। तो भाषाई संपर्क का रास्ता उन तीर्थयात्रियों के माध्यम से और उस प्रकार के जो व्यापारियों के माध्यम से भाषा का जो विकास हुआ था, वो इतिहास का एक सांस्कृतिक प्रकरण है। हम इन्हीं लोगों को केवल यात्री के रूप में मानकर एक कोने में रख देंगे तो सांस्कृतिक महत्व एक प्रकार से उस वो कम हो जाएगा। ये एक प्रकार का अवमूल्यन होगा। हमें एंशंट
काल के प्राचीन काल की जो किताबें हैं उन किताबों में बहुत सारी चीज़ें उनको उन विदेशी यात्रियों को इधर से मिली थी। उसका अनुवाद उन्होंने अपनी सीमा के बाहर या अपनी पहुंच की सीमा में रहते रहते हुए उन्होंने हमारी भाषाओं की कृतियों का अनुवाद करने का परिश्रम उन्होंने किया था। पंचतंत्र का अनुवाद किया था, हितोपदेश का अनुवाद किया था, रामायण, महाभारत, उपनिषद और भगवत गीता, इनके चुने हुए प्रकरणों को आधार बनाते हुए उन्होंने कुछ अनुवाद करने की कोशिश की थी। मुगल राजवंश का एक सदस्य दारा शिकोह के संबंध में हम जानते हैं कि जो लोग कुर्सी के बारे में देख रहे थे, सत्ता के बारे में सोच रहे थे, इधर एक आदमी बैठे हुए हैं जो इतने विद्या व्यसनी है, उन्होंने उपनिषदों का अनुवाद कर लिया था। तो उपनिषदों का अनुवाद करते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ी भाषाई सेवा की है। ये मातृभाषा सेवा नहीं है, एक प्रकार की संस्कृति के संदेशवाहक को, दो प्रकार की संस्कृतियों को, दो प्रकार की भाषाओं को जोड़ने का प्रयास उनकी ओर से हुआ है। उनके जो निष्कर्ष है, उन देशों में रहने वाले लोगों के जो निष्कर्ष है, उसमें बहुत सारी बातें सही है, बहुत सारी बातें ऊपरी ऊपरी है या बहुत सारी बातें अधूरी है, लेकिन उनको भी हम मूल्यवान समझ लेंगे, क्योंकि भारत के बारे में बहुत प्राचीन काल से ही उधर के कुछ लोग नई बातें समझ सके थे। यूरोप से हमारा संबंध या विशेषकर इंग्लैंड से हमारा संबंध बाद में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, विक्टोरिया आगे के उद्घोषणा, ये सब हमारे उसके कुछ मील पत्थर है। 1826 में उसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जब कार्यभार ले लिया था, अंग्रेजी शिक्षा नीति को इधर चालू करने का प्रयास उन्होंने किया था। तो विलियम बेंटिक के शासनकाल में बहुत सारे सुधार हमारे शिक्षा के क्षेत्र में लागू करने का निर्णय उन्होंने लिया था। उधर उस समय के समाज सुधारकों ने इसका तहे दिल से स्वागत भी किया था। आप जानते हैं कि राम मोहन रॉय ने उसका स्वागत किया था। इधर के बहुत सारे अंधविश्वासों को, अनाचारों को, उसको उन रूढ़ियों की रीढ़ को तोड़ने के लिए जो आह्वान दिया था, इसका राजा राम मोहन रॉय ने इसका स्वागत किया था। अंग्रेजों के शासनकाल में जब अंग्रेज रीति नीतियों का और शिक्षा क्रम का उसको चालू करने का उन्होंने जब निर्णय लिया था, हमारी मानसिकता को बदलने का प्रयास उन्होंने शुरू किया था। लेकिन केवल हमलावर ही इधर आए थे, पूरे अंग्रेज लोग हमलावर है ये हम सोच नहीं सकेंगे। सर जॉन विलियम्स के बारे में हम जानते हैं, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना उन्होंने की थी, और इधर के बहुत सारे जिज्ञासु लोग इधर आए हुए थे। संस्कृत सीखने में उनको बहुत बड़ी रुचि थी। संस्कृत सीखने के बाद उन्होंने शाकुंतल का अनुवाद किया था, भगवत गीता का अनुवाद किया था, और इधर के जो प्राचीन काल के जो ग्रंथ रत्न है, उन ग्रंथ रत्नों का अनुवाद करते हुए उधर के लोगों का उसका गहन परिचय देने के लिए भी उन्होंने अपने ढंग से कोशिश की थी। आप जानते हैं कि चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अनुवाद किया था, एडविन आर्नोल्ड ने भगवत गीता का अनुवाद किया था, ग्राउस ने रामचरितमानस का अनुवाद किया था। जर्मन में इसमें जर्मनी में बहुत सारे विद्वान हुए थे, उन्होंने भारतीय भाषाओं में और भारत के प्राचीन साहित्य का, विशेषकर उपनिषदों का, उसमें मैक्स मुलर के बारे में हम जानते हैं, फिर शोपेनहावर के बारे में जानते हैं, और पॉल डॉयसन जिन्होंने इसमें उपनिषदों का जो अध्ययन किया था, वो आज हमारे लिए भी एक प्रेरक प्रसंग के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। इसलिए वो पश्चिम और पूरब के बीच सांस्कृतिक संबंधों को, सामाजिक संबंधों को और इधर के रीति रिवाजों के संबंध में परिचय देने के लिए उनका संस्कृत ज्ञान और हमारे इधर के लोगों का अंग्रेजी ज्ञान एक प्रकार से फायदेमंद बन रहा था। तो ये भी उस समय यही भारतीय साहित्य है, इन्होंने जो अनुवाद किया था, इन्होंने अपनी जो व्याख्या की थी, इसके माध्यम से भी उन लोगों के प्रेरणा मिली थी। यही भारत है, ये लोग सोच रहे थे। एक अलग दृष्टिकोण यही भी है कि जब अंग्रेजी शिक्षा क्रम इधर लागू हुआ, तो इधर के बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजी
सीखी थी। अंग्रेजी सीखने से अंग्रेजों के खिलाफ हमारे मन में भले ही नफरत है, अंग्रेजी के खिलाफ हमारे मन में नफरत नहीं थी। इधर से अंग्रेजी सीखने वालों में कौन कौन आते हैं? राजा राम मोहन रॉय है, स्वामी विवेकानंद है, रविंद्रनाथ टैगोर है, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, राजगोपालाचारी है, सरोजिनी नायडू है, डॉक्टर राधाकृष्णन है। बहुत सारे लोग, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जैसे लोगों ने उधर इंग्लैंड के पार्लियामेंट में जो भाषण दिया था, वो इतना धारा प्रवाह अंग्रेजी में वे बोल सके थे। तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए अंग्रेजी को इधर के कुछ लोग औजार बना सके थे। तो अंग्रेजी से हमारा जो संपर्क है, उसको हमारे लिए भी बहुत सारे फायदे मिले हैं। इसके संबंध में भी ये सोचना होगा, क्योंकि अंग्रेजी सीख कर हमने अपने ज्ञानार्जन, केवल अपने ज्ञानार्जन के लिए नहीं, अपनी संस्कृति को, उनकी संस्कृति के साथ कहाँ कहाँ मेल मिलाप हो सकता है, कहाँ कहाँ हम उनसे हाथ जोड़ सकते हैं, इनके संबंध में भी इधर के लोग सोचने लगे। साहित्य के क्षेत्र में भी, यानी सृजनात्मक साहित्य के क्षेत्र में भी हमारे बहुत सारे लोगों ने बहुत कालजयी कृतियां लिखी है। आप याद रखते होंगे कि उसमें मुल्क राजानंद के उपन्यास, आर के नारायण के उपन्यास, राजा राव के उपन्यास, ये सब उसकी भाषा अंग्रेजी है, लेकिन उसका जो प्रतिपाद्य है, उसकी जो विषय वस्तु है, वो भारत और भारत की समस्याएं हैं। तो भारत के बाहर रहकर अंग्रेजों को, जिनके पास अंग्रेजी है, वे भारत को समझ सके थे, भारत के कस्टम्स और मैनर्स को, तौर तरीकों को वे समझ सके थे। इसलिए उन्होंने समझ लिया था कि यही भारतीय साहित्य है। तो यह भी भारतीय साहित्य के संबंध में एक अवधारणा है। लेकिन हमारा है और पाठक बाहर के हैं। तो उन लोगों को राजगोपालाचारी ने महत्वपूर्ण ये काम किया था कि उपनिषदों का, महाभारत का, रामायण का परिचय राजगोपालाचारी के माध्यम से ही उनको मिला था। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी दार्शनिक कृतियों के माध्यम से भारत का परिचय उनको दे दिया था, अंग्रेजी में, मूल अंग्रेजी में लिखकर। गांधी जी इंग्लैंड में जाकर वकालत की, जो बैरिस्टर की जो परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की थी, वो इंग्लैंड में रहकर उन्होंने किया था। इसलिए उन लोगों के लेखन के माध्यम से भारत को समझने के लिए उधर के लोगों को अवसर मिलते रहे। और इस प्रकार साहित्य के क्षेत्र में आज भी, इसके क्षेत्र में हिंदी की बात बाद में आ जाती है। अंग्रेजी में, मूल अंग्रेजी में लिखने वाले जो लेखक है, उनमें बाद में वी एस नाइपॉल, विक्रम सेठ, प्रत्युष नंदी, खुशवंत सिंह, रस्किन बॉन्ड, मनोहर गोपालवार, अरुंधति रॉय, इस प्रकार के लेखक और जो लेखिकाएं हैं, इन्हीं के माध्यम से भारत को समझने के लिए उनके लिए उधर के लोगों को अवसर मिलते रहे हैं। ये भी उनको लगता है कि उनकी दृष्टि में यही भारतीय साहित्य, ये भी भारतीय साहित्य को समझने के लिए एक नया कर्मपद बन गया था। ये भी एक प्रकार का एक, जब बताते हैं कि एक वेंटिलेशन, भारत को समझने के लिए एक वेंटिलेशन के रूप में उन्होंने इधर के अंग्रेजी में लिखने वाले जो मूल लेखक है, उनकी कृतियों को वे मानते रहे। राष्ट्रीय आंदोलन जब शुरू हुआ था, जब इंटरनेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस समय से लेकर जितने भी आंदोलन चल रहे थे, उसमें भी हमने अंग्रेजी का प्रयोग किया था। वो जागरण का युग था। वो एक प्रकार से हमें अंग्रेजियत के खिलाफ हमारे इधर के लोगों ने आवाज उठाई थी। वहां भी अंग्रेजी का प्रयोग हम करते रहे। गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए हुए थे। दक्षिण अफ्रीका से इधर आ जाने के बाद वे उनको गोपाल कृष्ण गोखले से एक सदुपदेश मिला था। वो भारत के संबंध में सोचने के पहले, ये उसके लिए संबंध में एक नेतृत्व देने के पहले, या उसकी गतिविधियों में भाग लेने के, प्रत्यक्ष में भाग लेने के पहले, पूरे भारत में आपको भ्रमण करना होगा और उधर जाकर उधर के लोगों को के साथ रागात्मक संबंध जोड़ना होगा, उनकी समस्याओं के प्रत्यक्षदर्शी होना होगा। आराम कुर्सी पर बैठकर आलस्य के साथ जनसेवा करना मुश्किल होगा, ये इनका दृष्टिकोण था। गांधी जी ने उसका अनुसरण किया था, गांधी जी ने उसका पालन किया था।
जब पूरे भारत में उन्होंने भ्रमण किया था, उनको पता चला था कि हमारे देश में जिस प्रकार धर्म का वैविध्य है, उसी प्रकार भाषाई वैविध्य भी है। उनको ये लगा कि हमारे लिए एक कॉमन कॉज है, लेकिन एक कॉमन लैंग्वेज नहीं है। जब तक हमारे लिए एक कॉमन लैंग्वेज नहीं होगी, तब तक एक सामान्य, एक सर्वस्वीकृत, एक आम भाषा नहीं होगी, तब आपस में हम समझ नहीं पाएंगे। आपस में समझने के लिए अपनी अपनी भाषाओं के होते हुए भी हमें एक कॉमन या एक आम भाषा की जरूरत है। राष्ट्रभाषा के रूप में इस गुजराती भाषी ने हिंदी की वकालत की थी। तो राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को तब स्वीकार मिला था। उसमें हिंदी में बहुत सारी कृतियां आ गई थी, मूल कृतियां आ गई थी। और उसके साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं के जो जो विद्यार्थी हैं, उन लोगों ने जब हिंदी से अन्य भाषाओं में और अन्य अपनी भाषाओं का अनुवाद उन्होंने हिंदी में भी प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। तो उसके माध्यम से अन्य भारतीय भाषाओं के मूलतः उर्दू या हिंदी संदेशवाहक बन गए थे। रविंद्रनाथ टैगोर मूलतः बांग्ला के साथ थे, लेकिन हमारे आजादी में रविंद्रनाथ टैगोर को इतने बड़े भारत के संदर्भ में नहीं, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उनको इतना अंगीकार मिला था, लेकिन उनका मूल लेखन बांग्ला में था। इस प्रकार एक हिंदी के माध्यम से उनकी कृतियां अन्य भाषाओं में आ गई। कुछ लोगों ने मूल वो भाषा सीख कर उनका अनुवाद अन्य भाषाओं में उन्होंने किए थे। इसलिए हम ये देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त, वल्लतोड़, सुब्रमण्य भारती, सरोजिनी नायडू, इस प्रकार के जितने भी लेखक थे, वे अपनी अपनी भाषाओं में, सरोजिनी नायडू अंग्रेजी में ही लिख रही थी। टैगोर बांग्ला में, मूलतः बांग्ला में ही उन्होंने अपनी कृतियां लिखी थी। मैथिली शरण गुप्त हिंदी में, वल्लतोड़ ने मलयालम में, सुब्रमण्य भारती ने तमिल में। लेकिन वो एक ही बात कह रहे थे, देशानुराग की चेतना को जगाने के लिए उन्होंने अपने कलम को एक प्रकार से वो तलवार बनाने के बारे में सोच रहे थे, और जनमानस को जगाना उनका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन जब तक वो एक भाषा की सामग्री दूसरी भाषा में नहीं आ जाएगी, तब ये एक निजी संपत्ति है। निजी संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति बनाना, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को कॉमन प्रॉपर्टी बनाना आवश्यक था। इसलिए गांधी जी ने यह बताया कि एक हमारे लिए एक कॉमन भाषा की जरूरत है। तो उसके लिए उन्होंने हिंदी का सहारा ले लिया था। फिर राष्ट्र को स्वतंत्रता मिल गई थी। स्वतंत्रता मिलते समय हमारे मन में बहुत सारे सपने थे। हम जिस प्रकार अपनी एकता को बनाए रखेंगे, जो आज़ादी मिल गई है उस आज़ादी को हम किस प्रकार सुरक्षित रखेंगे, इसलिए हमें आपसी समझ आवश्यक है। समझ के साथ साथ साझेदारी और समझदारी की जरूरत है। आपस में जानना अत्यंत आवश्यक है। हमारे लिए आज़ादी मिलने के बाद संविधान सभा की बैठक हुई थी। संविधान के गठन के संबंध में निर्णय हुआ था। उस समय संविधान के 8वीं अनुसूची में बहुत सारी भाषाओं को, उस समय 14 भाषाएं थी, आज 22 भाषाएं हैं। तो इन 22 भाषाओं में जो साहित्य रचा जाता है, इन तमाम भाषाओं में रचा गए जो साहित्य है, उसको समवेत रूप में, उसको अपने समग्र रूप में हमें आज ये देखना होगा कि इन कुछ भाषाएं छोटी होंगी, कुछ भाषाएं बहुत बड़ी होंगी। मुझे अभी इधर पे पूर्वोत्तर भारत की कुछ रचनाओं का अनुवाद करने का मौका मिला था। पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य हैं। उनकी रचनाएं अभी तक भारत की मुख्य धारा की भाषाओं से संपर्क नहीं पाई है। संपर्क नहीं पाने के लिए इन भाषाओं को इस प्रकार का अवसर नहीं मिला है। नेपाली असल में नेपाल की भाषा थी, लेकिन हम जब उधर गए थे भाषा समन्वय वेदी के एक शिष्टमंडल के साथ, हम कुछ लोग गंगटोक गए थे।
तो वो लोग नेपाली में बात हमसे बातें कर रहे थे। तो उनकी भाषा भले ही नेपाली एक दूसरा राष्ट्र है, इधर उनकी भाषा, उनकी मातृभाषा नेपाली है। तमिल के बहुत सारे लोग श्रीलंका में भी है। बांग्ला केवल पश्चिम बंगाल की भाषा नहीं है, बांग्ला बांग्लादेश की भी भाषा है। तो हम वी आर शेयरिंग आवर लैंग्वेजेस। उर्दू केवल भारत की भाषा नहीं है, पाकिस्तान में सबसे बड़ी भाषा है। तो इन तमाम भाषाओं में जो साहित्य रचा जाता है उनको समग्र ढंग से देखना होगा, समझना होगा, तभी जाकर के हमारी मैत्री मजबूत बन जाएगी। इस मैत्री को मजबूत बनाने के लिए हमें इन छोटी छोटी भाषाओं में और भारत की प्रमुख भाषाओं में जो प्रवृत्तियां हैं, जो प्रणेता हैं, उनको समझना होगा। उनकी कृतियों का सही ढंग से अनुवाद करते हुए एक दूसरे के सामने देखना और संदेश बनने के लिए हम उसके सौंदर्य बनना होगा। रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि के अवसर पर हम जब ये बातें कर रहे हैं, पंजाब सिंध गुजरात महाराष्ट्र द्राविड़ उत्कल वंगा कहते समय इधर भाषाओं का संकेत मिल जाता है। एक भाषा के जानकार को दूसरी भाषा साहित्य में क्या छिपा पड़ा है, बातें जानने के लिए आनी चाहिए। इस जागरूकता, एक साहित्यिक सतर्कता आवश्यक है। इसी सतर्कता के प्रबल होने के साथ ही हम भारतीय साहित्य को और भी मजबूत बना सकेंगे। यही भारतीय साहित्य है। तो मैंने आरंभ में ही संकेत दिया था कि भारतीय साहित्य की कुछ भारतीय साहित्य की अवधारणा की कुछ दिशाएं हैं। एक प्राचीन काल में भारतीय साहित्य की क्या अवधारणा थी, विदेशियों की क्या अवधारणा थी, भारतीय साहित्य के संबंध में विदेशियों की धारणा, भारतीय साहित्य के संबंध में भारतीयों की धारणा, और के संदर्भ में हमें हमारे जो कर्तव्य है आज लोगों को हमारे शिल्पी कुछ नहीं कर सकेंगे। हमारे इधर की पुलिस की ओर से भारत की एकता को हम टिकाऊ नहीं बना सकेंगे। संविधान के अनुच्छेदों के माध्यम से हम भारत की एकता को टिकाऊ नहीं बना सकेंगे। और इधर की फौजी शक्ति भारत जयमान के जो संदेश है एक भाषा में लिखा गया, उनका जो एक भाषा में लिखी गई उनकी जो कृतियां हैं, उन कृतियों में की मूल्यवता जो है वो दूसरों को भी बांट देना होगा। एक फिलॉसफी जो रहा है ये के बारे में उसको हमारा कर्म नहीं है, हमें आपके समय बचा है तो आप उसी के अनुसार कुछ पूछ सकते हैं। मैं सारी बातों का जानने वाला नहीं हूँ, सर्वज्ञ नहीं हूँ। अपनी पहुंच की बातें अपनी उस पर हम चर्चा कर सकेंगे। इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, आभार। धन्यवाद आरसू जी। बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा आरसू जी आपका भाषण। आपने भारतीय साहित्य में अनुवाद की भूमिका, इन सबके बारे में समग्र रूप से प्रस्तुत किया था।
और अब बारी है चर्चा की। और हमारे इस भाषण माला में बहुत सारे प्रोफेसर्स और शोध छात्राएं सम्मिलित है। और आपसे अनुरोध है, आप आरसू जी से कुछ पूछना चाहेगी, क्योंकि भारतीय साहित्य के बारे में बहुत सारी शंकाएं हम सबके मन में है, और पूछने के लिए भी और जानने के लिए भी। और वैसे आरसू जी ने जो कहा वही ठीक है, क्योंकि मानवीय भावनाएं एक है सभी के, तो चाहे जिस भाषा में भी लिखे, तो उस भावों को अभिव्यक्त करने की जो शक्ति है वो भी सार्वभौमिक है। तो इसीलिए ही तो भारतीय साहित्य के जो हम भारतीय साहित्य हुए विश्व साहित्य के, जो साहित्य में जो एकता तो यही है। तो उसके बारे में उन्होंने काफी विस्तृत रूप से हमारे सामने रखा है अपना विचार। तो और अभी चर्चा की बारी है, आप में से कोई आगे आ जाए और आरसू जी से इस विषय के संबंध में चर्चा शुरू करें। ठीक है, स्वप्ना का स्वागत। ठीक है, आपका चेहरा मैं देख रहा हूं, आपका हृदय भी। मैं जानना चाहूंगा आपकी क्या जिज्ञासा है। अगर मेरी पहुंच की बात है तो बता दूंगा। नमस्कार। ठीक है, तो आगे आ जाए जी कोई भी। हाँ, जी जी जी, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आरसू सर नमस्कार, मैं धर्मेंद्र बोल रहा हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मेंद्र, ऑफ केरला से। जी जी। सर शोधार्थी भारतीय विद्यार्थी, साहित्य। शोधार्थी हेलो विद्यार्थी। आप शोधार्थी है सर, एक मैं विद्यार्थी? धर्मेंद्र प्रताप सिंह सर। जी, धर्मेंद्र प्रताप सिंह, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। जी बढ़िया। सर भारतीय साहित्य पर जब हम बात करते हैं, हमको जी प्रारंभ कहाँ से करना चाहिए, क्योंकि इतना जी बृहद क्षेत्र है ये कि हमेशा जी। एक नए शिक्षक के लिए या नए छात्र के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य होता है कि प्रारंभ कहाँ से करें भारतीय साहित्य पर बात करते समय। हमें शुरू करते समय उसमें बहुत सारे पीछे जाना होगा, लेकिन समकालीन संदर्भ जो हमारे सामने है उन्हीं से हमें अतीत की ओर जाना है, या अतीत से हमें समकालीन की ओर जाना, उसमें यात्रा करनी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज की जो परिस्थितियां हमारे सामने हैं उन परिस्थितियों से अ, उन परिस्थितियों से तालमेल स्थापित करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि परिचित से अपरिचित की ओर, परिचित की ओर से हमारे, आप जहाँ काम रहते हैं उधर की क्या परिस्थितियां हैं, उन उन परिस्थितियों का जायजा लेते हुए आप कैसे आगे बढ़ेंगे, यही हमारे सामने है। आपकी मातृभाषा क्या है? आपकी मातृभाषा? सर हिंदी में धर्मेंद्र प्रताप सिंह, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला से बोल रहा हूँ सर। आप जानते हैं सर हमें? धर्मेंद्र। कर्ण, हाँ ठीक ठीक ठीक, समझ गया, मैं उस संस्था से हमारा संबंध सर है। आप जुड़े रहे सर यहाँ से। ठीक 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 और ठीक। सर आपने मेरा ये सुझाव है, जी निष्कर्ष आपका होगा, सुझाव मेरा है। जी तो धर्मेंद्र जी, आपसे मेरा ये है कि हमें वेद और उपनिषद काल से शुरू हो जाएंगे तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। जी आज की जी जो परिस्थितियां हमारे सामने हैं उन परिस्थितियों से शुरू करके पीछे पीछे जाना अत्यंत जरूरी होगा। शुरू में ही हम वेद और उपनिषद, अथर्ववेद हम जाते हुए आगे अंधे हैं, लेकिन आज हमने मैंने ये बहुत बार से ये लोग हैं, आप इस बात में तो आगे जो जाएगी की ओर I'm gonna disconnect.
फिर आपकी हमारा उसकी तुलना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अभी से शुरू न करें। नमस्कार जी। हेलो सर, सुनाई दे रहा है ना? सर, मेरा नाम विनू नारायण है और मैं पालक्काड जिले के ओट्टापालम नामक एक जगह से बोल रहा हूँ। मैं हिंदी अपना पीजी कंप्लीट कर चुका हूँ और मेरा सवाल बस भारतीय साहित्य के तल पर नहीं है लेकिन विश्व साहित्य के तल पर है। मेरा सवाल ये है कि हालांकि हम लोग हर जगह देखते हैं कि डेथ ऑफ एन ऑथर कहते हैं। मैं खुद कविताएं लिखता हूँ तो डेथ ऑफ एन ऑथर जो जो एक टॉपिक है, यानी कि हम लोग जब कविता लिखते हैं या कोई कहानी लिखते हैं तो कविता या कहानी हमारी पर्सनल थिंग नहीं रह जाती, निजी चीज नहीं रहती। वो अपने पाठक में मतलब विस्तृत हो जाते हैं और पाठक का हो जाता है। तो इस हिसाब से अभी जब हम लोग देखते हैं तो वो चीज उतना मतलब प्रचलित नहीं है, बस कवि की निजी चीज बनकर आज आज के तल पर देखे तो कवि की निजी चीज बनकर रह जाती है बहुत सारी कविताएं। इसके ऊपर आपका क्या राय है सर? सर, सुनाई नहीं दे रहा। इसलिए भारतीय साहित्य के वैविध्य को अ, उसका विश्लेषण करने के लिए अभी ये बताया गया है, लेकिन विश्व साहित्य की जो संकल्पना है ये भी अपने आप में एक बढ़िया संकल्पना है। अलग से एक विषय देकर उसकी ये चर्चा करेंगे। लेकिन आपने जब ये डेथ ऑफ एन ऑथर वगैरह वगैरह जो सिद्धांत किया है, हमारे प्राचीन काल के काव्य शास्त्रियों ने इसका जिक्र किया है। वो कविता रति चातुर्यम व्याख्यादावेति नो कवि, वनिता रति चातुर्यम जामादा वेदी नो पिता। ये सब करते हुए हुए उन्होंने काव्यशास्त्र के संदर्भ में जो बातें कही हैं उसमें ये डेथ ऑफ एन ऑथर के बारे में बहुत बड़ा जिक्र मिल जाता है। हर चीज के लिए पश्चिम की ओर देखने की जरूरत नहीं है। कुछ बीज हमारे कुछ हमारे उसमें कुछ जड़ें हैं या हमारे उसमें कुछ बीज छिपे हुए हैं, उनको देखना पड़ेगा। ध्वनि सिद्धांत के संबंध में आज हम सोच रहे हैं। ध्वनि सिद्धांत असल में सेवन लेयर्स ऑफ एम्बिग्यूटी, इस प्रकार की जो चर्चाएं आज जो चल रही है, सेवन लेयर्स ऑफ एम्बिग्यूटी उनके लिए एम्बिग्यूटी एक प्रकार से नकारात्मक एक संदर्भ में है। एम्बिग्यूटी हमारे लिए वक्रोक्ति या वक्रोक्ति ध्वनि ये सब हमने गुणों के रूप में मान लिया है। एम्बिग्यूटी करते समय दुरूहता के अर्थ में है। इसलिए हमारे जो सिद्धांत है उनमें कभी कभी कुछ सिद्धांत तालमेल साबित करते हैं, कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो हमसे एकदम विपरीत है। डेथ ऑफ एन ऑथर का हमने व्याख्यादावेति नो कवि, ये जो सिद्धांत है उसके साथ तालमेल सब करेंगे, उसका गहरा अर्थ हम समझ लेंगे। डेथ ऑफ एन ऑथर का ही कविता लिखने के बाद वो आस्वादक ही उस पर अपनी राय प्रकट कर सकते हैं। मूल कवि को उसमें कोई हक नहीं होगा, यही उसका मुख्य अर्थ है। तब जाकर के बहुत सारे सिद्धांतों में हमारे तालमेल स्थापित करेंगे। विश्व साहित्य की जो अवधारणा है वो गेते ने, फिर उसमें मैथ्यू आर्नोल्ड ने, और यहाँ तक रेने वेल्लेक ने, और इधर के रविंद्रनाथ टैगोर ने जो चर्चा की थी, उन सबका स्वागत करते हुए हम एक दूसरे सत्र में उसी विषय पर ये चर्चा करेंगे। अभी एक विषय आपका दिया हुआ है, उस विषय के दायरे में रहकर मैंने ये बातें की। ओके सर, धन्यवाद सर। समझ गए? ठीक है।
पूछ लीजिए भैया, पूछ लीजिए। हेलो। दोस्तों, चर्चा का वातायन खुला है, आगे आ जाओ। हाँ, विषय विषय पर नमस्ते के सर। विषय पर केंद्रित प्रश्न पूछिए। जी नमस्कार। जी सर, नमस्ते सर। मैं शिल्पा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा जी से। मैं अभी एमए पढ़ रही हूँ। आपने ठीक है। भारतीय साहित्य की अवधारणा के बारे में बताए हैं, उससे जो अनुवाद के संदर्भ में और तुलनात्मक साहित्य के संदर्भ में थोड़ा प्रकाश डाल दीजिएगा प्लीज। भैया बहन, आपके प्राध्यापिकाओं ने जो विषय दिया है उसके दायरे में रहकर तुलनात्मक साहित्य की समस्याएं और क्या अनुवाद है, अनुवाद, ये सब अलग अलग विषय है। हाँ लेकिन सर। अनुवाद के माध्यम से ही तुलनात्मक साहित्य हो सकता है, और तुलनात्मक साहित्य के माध्यम से ही वो भारतीय साहित्य के संबंध में हम चर्चा कर सकते हैं। अगर अनुवाद नहीं होगा तो तुलना नहीं होगी, अगर तुलना नहीं होगी तो बात नहीं होगा। क्योंकि हमारे देश में भारतीय संदर्भ में है तो इतनी सारी भाषाएं हैं, उन सारी भाषाओं में भाषाई परिवार के जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और क्रिस्टोफर कॉडवेल जैसे जो मशहूर भाषा वैज्ञानिक हैं, इन लोगों ने क्या काम किया था, भाषा विज्ञान की दृष्टि से हमारी भाषाओं का अध्ययन किया था। वो बता रहे थे कि हमारी जो भाषाएं हैं वो अलग अलग परिवारों में है, अलग अलग परिवारों में नहीं। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से उनका निष्कर्ष अलग होंगे, लेकिन कल्चरल कंपोनेंट की दृष्टि से हमारे विभिन्न भाषाओं में बिखरी पड़ी जो साहित्यिक दृष्टि है, हमारी सांस्कृतिक जो दृष्टि है, उसमें समानता होगी। आपने सही बताया कि जिस देश में बहुत ज़्यादा भाषाएं हैं उधर अनुवाद का बहुत बड़ा महत्व है। जहाँ अनुवाद आ जाएगा वहाँ तुलना के लिए अनंत उसका मैदान विशाल है। और से तुलना माध्यम तो भाषा जिसकी भाषा है वही अनुवाद कर सकेगा, है ना। वही आदमी तुलना तुलना करने के लिए हाँ दो सर। भाषा सर आवाज क्लियर नहीं है। हाँ ठीक, मैं और भी ज्यादा नस्ली का जाऊंगा। अनुवाद पहली चीज है। अनुवाद के पहले एक साध्य होगा। अनुवाद के माध्यम से तुलना के लिए आधारभूत सामग्री, इन इसमें विषय है वो भारतीय साहित्य है। अनुवाद नंबर 1 है। अनुवाद के बाद ये अनुवाद के लिए हम अलग एक सत्र के बारे में हम सोच ले के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। प्रश्न सर आपका आवाज कट रहा है सर। देख लेता है, क्लियर कर देता है। आप बस इधर की दृष्टि से ठीक है। आजकल यंत्रों का सहारा लेना पड़ता है, तब भी
ठीक है, हम आप बता दीजिए, मैं अपने ढंग से कोशिश करूंगा। सर, मेरा नाम कृष्णप्रिया है, रिसर्च कॉल रूम ट्रिवांड्रम में। सर, पहले आपसे वक्तव्य के लिए आभार प्रकट करती हूँ। मेरी छोटी सवाल यह है कि किसी भी भाषा को, भारतीय साहित्य की किसी भी भाषा को हम श्रेष्ठ बता सकता है, और क्यों ऐसा क्यों बता हम सर क्षमा कीजिए, किसी भी भाषा को हम श्रेष्ठ कर सकता है, और किस भाषा में ज्यादा अनुवाद कर रही है आजकल? भारतीय संदर्भ में, विश्व संदर्भ में? भारतीय संदर्भ में है ना? भारतीय संदर्भ में सर। भारतीय संदर्भ में असल में श्रेष्ठ भाषा क्लासिकल लैंग्वेज के संबंध में भारत सरकार का उनका एक मापदंड है। वो भाषा कितनी पुरानी है, उसकी साहित्यिक विरासत कितनी है, उसमें किस प्रकार की कृतियां लिखी गई हैं, ये सब उनके क्लासिकल लैंग्वेज के तय करने का मापदंड है। हमें छोटों का ज्यादा अंगीकार करना चाहिए या बड़ों का? छोटों को प्रोत्साहन देकर बड़ों के बराबर बनाने का जो तरीका है वही ज्यादा वांछनीय होगा। आज हम ये देखते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कृत तमाम लेखकों की उनके रचनाओं को पढ़ते समय हम ये देखते हैं कि हिंदी में उनकी कृतियां जब आ जाती है तब उनके लिए ज्यादा अंगीकार मिल जाता है। महाश्वेता देवी ने खुद बताया था कि भले ही मैंने अपनी मातृभाषा बांग्ला में अनेक कृतियां लिखी है, हिंदी में अनुवाद आने के कारण ही मुझे एक भारतीय साहित्यकार का अंगीकार मिला था। ये अमृता प्रीतम जो पंजाबी भाषी थी, वो भी बता रही थी कि मैंने अपनी कृतियां पंजाबी में लिखी थी, लेकिन जब हिंदी में मेरी कृतियां आ गई थी तब हिंदी के माध्यम से अन्य भाषाओं में जाने के लिए मार्ग सुगम बन गया था। इसलिए हिंदी के माध्यम से ही आज भारतीय साहित्य को सुगम और उसको सुदृढ़ बनाने का एक तरीका है। इस प्रकार विभिन्न भाषाओं के लेखक ये बताते हैं। तो लेखकीय दृष्टि यही है। तो फिर लेकिन सर जी सर, एक अनीति है ना, क्योंकि हिंदी को ही हमारी सरकार या हिंदी के रहा है, जो पंजाबी भाषा जो आप कि यहाँ मिला, उनकी रचना हिंदी में ट्रांसलेट करके ही उनको अवार्ड मिला है। क्यों अपनी भाषाओं में उनके ज्ञानपीठ नहीं प्राप्त? नहीं, उनके उस भाषा, उनके अपनी मातृभाषा की कृतियों को ही पुरस्कार मिलता है, लेकिन उनके अधिकाधिक पाठकों को मिलने के लिए, उनके भाषाई भूगोल को विस्तृत करने के लिए, अधिकाधिक आस्वादकों के सामने उनकी कृतियां लाने के लिए मार्ग अनुवाद है। अगर वे अपनी भाषा तक ही सीमित रहे तो दूसरी भाषाओं के कुएं में पड़े हुए मेंढक के समान होगा। उनको बड़े क्षेत्र में आ जाने के लिए, अच्छा बड़ा कैनवास मिलने के लिए विभिन्न भाषाओं में, हिंदी एक आम कड़ी है। हिंदी के माध्यम से, हिंदी में उनकी कृतियां आ जाए, हिंदी के माध्यम से अन्य भाषाओं में जाने के लिए का मार्ग सुगम बन जाता है। पंजाबी और मलयालम जानने वाला आदमी बहुत कम होगा, लेकिन पंजाबी और हिंदी जानने वाले ज्यादा लोग हैं ना। तो हिंदी के माध्यम से अमृता प्रीतम हमारे लिए प्रिय है। ये दुग्गल, करतार सिंह दुग्गल हमारे लिए प्रिय है। और इसी प्रकार बहुत सारे आपके जो लेखक हैं, ये हमारे लिए इसलिए प्रिय हैं कि हिंदी के माध्यम से विभिन्न भाषी लोगों के सामने उनकी कृतियां आ गई है। इसलिए उनकी कृतियां केवल उनकी अपनी भाषा की संपत्ति न रहे, हिंदी के माध्यम से अन्य भारतीय भाषाओं में उनका प्रवास हो जाए, तो एक भाषा में लिखना और अनेक भाषाओं में उनको पाठक मिलना, ये सांस्कृतिक विकास का एक रास्ता है ना। ये सहमत है? उनके लिए केवल अपनी भाषा का पाठक नहीं चाहिए, उनके लिए अन्य भाषाओं में भी पाठक चाहिए। अमृता प्रीतम को केवल पंजाबी भाषा के पाठक ही उनसे परिचित हो जाए, ये स्थिति नहीं रहनी चाहिए। करतार सिंह दुग्गल को और जितने भी उसके गुरदयाल सिंह की रचनाओं का अनुवाद मैंने मलयालम में किया था, हिंदी के माध्यम। जी पूछ लीजिए। इधर एक अनुवाद की कमी पहुंच रहा है, एक बात है ना सर।
अनुवाद में अनुवाद की बोलिए कमी बोलिए के अनुवाद। कारण कई भी उत्कृष्ट अन्य भाषा की अनुवाद की कमी के कारण कई अन्य पाठक से नहीं पहुंच रहा है। ये सही है। एक हर भाषा प्रदेश में उनके लिए श्रेष्ठ श्रेष्ठ अनुवाद क्रिएटिव राइटर्स के साथ साथ क्रिएटिव ट्रांसलेटर्स की सबसे बड़ी जरूरत है। अगर क्रिएटिव ट्रांसलेटर्स नहीं मिल जाते हैं, हमें टैगोर के लिए अनुवाद स्वयं करना पड़ा था ना। क्रिएटिव दृष्टि से उत्कृष्टता रखे तो क्रिएटिव राइटर्स और क्रिएटिव ट्रांसलेटर्स ये दोनों मिल जाने की स्थिति में कृति की उत्कृष्टता दूसरे लोगों तक पहुंच जाएंगे। नहीं तो वो अपनी अपनी भाषाओं में सीमित। आपका संदेह ठीक है, लेकिन हम उधर रहकर एकाधिक भाषाएं पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनको सही ढंग से प्रशिक्षण देकर उनके लिए क्रिएटिव राइटिंग आज अपने आप में एक अलग डिसिप्लिन है। तो क्रिएटिव राइटिंग और क्रिएटिव ट्रांसलेशन ये दोनों साथ साथ चले तभी तो अनुवाद की उत्कृष्ट। सर आवाज कट गया है सर। मूल क्रिएटिव राइटिंग के साथ साथ क्रिएटिव ट्रांसलेशन भी चाहिए। क्रिएटिव राइटर की कृतियों को क्रिएटिव ट्रांसलेशन के माध्यम से ही दूसरी भाषाओं के पाठकों तक पहुंचा पाएंगे। एक भाषा में लिखना और अनेक भाषाओं में उनके पाठकों को मिलने की स्थिति अगर आ जानी है तो अनुवादकों के पास अपने पास एक कार्यकारी प्रतिभा उनके पास भी होनी चाहिए। अनुवादकों की प्रतिभा के माध्यम से ही मूल भाषा के पाठकों को ज्यादा माइलेज मिलता है। अनुवाद गड़बड़ हो जाता है या अनुवाद लाइमलाइट में नहीं आ जाता है, मूल कृति अनुवादकों के ध्यान में नहीं आ जाता है, तब जाकर बहुत सारे नुकसान होता है। आपकी बात सही है। क्रिएटिव राइटिंग प्लस क्रिएटिव ट्रांसलेशन ये दोनों आपस में मिलजुल कर आगे बढ़े तभी तो मूल्यवत्ता बढ़ जाएगी। और मैं सोचता हूं कि आप समझ पाई है, क्लियर हो गई है आवाज। हाँ सर, हाँ सर। मेरी गड़बड़ी नहीं है, यंत्र हमारी गड़बड़ी नहीं है। हाँ जी बोलिए। धन्यवाद। जी अगला प्रश्न। सर मैं जम्मू विश्वविद्यालय से की विख्याता बोल रही हूँ। तो हमारे यहाँ पे एक कोर्स ही जो है पीजी हिंदी वालों का भारतीय साहित्य है। तो उनको भारतीय साहित्य को हम बच्चों को किस तरह से मतलब कि उसका इंट्रो किस तरह से, मतलब क्योंकि अगर हम समझाने भारतीय साहित्य की अवधारणा समझाने चले तो हमारे 3-4 लेक्चर्स तो उसी में मतलब उसमें समेटना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस केस में सर हम क्या करें, मतलब उनको किस तरह से कहाँ से शुरू करें और किस तरह से उन्हें जो है वो, क्योंकि हमारे वहां पे तो सिर्फ 20 लेक्चर होते हैं। तो उन 20 लेक्चर्स में हमने आगे पूरा पढ़ाना भी है तो, लेकिन पहले भारतीय साहित्य की अवधारणा उन्हें समझानी है। तो अगर हम उसको विस्तृत रूप से समझाने चलते हैं तो फिर तो काफी लेक्चर इसी में चले जाते हैं। तो इसलिए कोई ऐसा सॉल्यूशन आपके पास हो कि हम उन्हें किस तरह से शुरुआत किस तरह से करो, क्या क्या चीजें उन्हें बताएं। हेलो हेलो स्कूल
के स्टूडेंट्स है, स्कूल के स्टूडेंट्स है, कॉलेज के स्टूडेंट्स है? सर यूनिवर्सिटी के, विश्वविद्यालय के। जी, विश्वविद्यालय। हेलो सर, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। हमने सोचा प्राइवेट क्लास हम अनुचित की उसको इसी बांग्ला अन्य कृतियां हैं, कृतियों को चुन किताबें Not audible, sir. हेलो सर, स्पष्ट रूप से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो आरसू जी। हाँ, आप सुनाई पड़ता है? हाँ जी सर। ये सुनाई पड़ता है? जी सर। तो भारतीय साहित्य यूनिवर्सिटी में पढ़ाते समय आपको इस बात पर ध्यान देना है। सर आवाज कट रही है। तो यूनिवर्सिटी लेवल में भारतीय साहित्य को पढ़ाने के लिए कुछ आधार सामग्रियां चाहिए। आधार सामग्रियों में पहले आप हिंदी में अनुवादित अन्य भारतीय भाषाओं की कृतियां लिखिए। हिंदी को छोड़ दीजिएगा, जी। पंजाबी को भी छोड़ दीजिए, क्योंकि आप पंजाब से बात कर रही है। नहीं सर, जम्मू से। जम्मू कश्मीर की कृतियों को, आपके श्रीनगर, आप अपने प्रदेश की भाषा को भी छोड़ दीजिएगा। आपके अगल बगल में पंजाब है, या आप बांग्ला में हैं, कन्नड़ में हैं, तमिल में हैं, मलयालम में हैं, तेलुगु में हैं। तो भारतीय ज्ञानपीठ ने इस प्रकार की बहुत सारी किताबें प्रकाशित कर ली है। प्रकाशन विभाग ने इस प्रकार की बहुत सारी कृतियां प्रकाशित कर ली है, और इसमें उन्हें आपके अनुसार जो कृति उधर फिट हो जाएगी, उस प्रकार की कृतियों का उधर चुनकर ले लीजिए। भारतीय साहित्य के जो आधार सिद्धांत है, उसके संबंध में गंगाधर गाडगिल की किताब है, इंद्रनाथ मदान की किताबें हैं, प्रभाकर माचवे की किताब है। इस ढंग से इधर डॉक्टर के.एम. जॉर्ज इधर लेखक थे, उनकी किताबें हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी किताबें हैं। मैंने भी चार किताबें भारतीय साहित्य पर उसका मैं भी ऑथर हूँ। असल में हमें कुछ आधार सामग्रियां चाहिए। आधार सामग्रियों से लिए साहित्य से शुरू करके सिद्धांत की ओर जाना चाहिए। कहानियां, उपन्यास, ये सारी चीजें। अभी मलयालम के कवि अक्कितम को इस बार का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो आप लोग नहीं जानते हैं कि उनकी कविता की क्या विशेषताएं है ना।
जी सर। आपके जो रहमान राही हमारे लिए परिचित है। उनका जो काव्य संकलन आया था उसकी भूमिका में मेरी एक बैंड वार्ता है रहमान राही का। रहमान राही को हमने इधर परिचित कराने का प्रयास किया है। मेरी एक किताब की भूमिका रहमान राही ने लिखी है। तो इसलिए आपसी संपर्क से ही ये बढ़ता है। आपसी संपर्क के लिए अनुवाद का सहारा लेना पड़ेगा। ज्ञानपीठ के संपर्क में रहने पर आपको इस प्रकार की कृतियां मिल जाएंगी। नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से बहुत सारी कृतियां प्रकाशित हुई है। फिर वाणी प्रकाशन, फिर क्या राजकमल प्रकाशन, राजपाल एंड सन्स, इस प्रकार की बहुत सारी किताबें हैं। उनके लिए अनुवाद के लिए अलग से एक विधा है। तो उनमें से बहुत सारी कृतियां आपको मिल जाएंगी। उनमें से जो आपके बच्चों को पसंद आ जाएगी उसको चयन करके उसमें रख लीजिएगा, और तब जाकर के उनका भारतीयता की सोच है वो भी विशाल बन जाएगी। जी 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 सर। बाद में आप पर्सनल संपर्क करते हुए हम संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रुप में है इसलिए इसकी अपनी सीमाएं होती है ना। जी जी सर, मेरा धन्यवाद नंबर सर। वगैरह आप इनसे ले लीजिएगा। जी जी धन्यवाद सर। जी जी। अगला। मैं कश्मीर में आया भी था। हेलो हेलो। जी जी सर। जी सर। मैं हमारे इधर केरल में हाँ जी सर। 25 कश्मीरी कहानियों का अनुवाद हिंदी के माध्यम से मलयालम में आया है। इस कहानी संकलन के लोकार्पण के लिए हम कश्मीर आए थे। अच्छा 4 साल पहले। सर, कभी जम्मू में नहीं आए आप? जम्मू हाँ, जम्मू विश्वविद्यालय। श्रीनगर में आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। उधर की एक पत्रिका है शी राजा। जी 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 सर। उससे बहुत सारी सामग्रियां मिली थी और कुछ दोस्तों से जुड़कर हमारे लिए आधारभूत सामग्रियां मिली थी। उन सामग्रियों के आधार पर हमने इसका अनुवाद किया था। उसके लोकार्पण के लिए इधर हम लोग इधर का एक शिष्टमंडल केरल से कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये एक नारा है ना। हम हाँ लोग जी सर। कन्याकुमारी से कश्मीर आए हुए थे। आपकी कहानियों के मलयालम अनुवाद की एक चयनिका लेकर हम लोग उधर आए हुए थे। तो ये भावात्मक जी सर। एकता का एक तरीका है। हाँ जी सर। बाद में संपर्क कर लीजिए, व्यक्तिगत बातें बाद में। अब सामूहिक हो। ठीक है ठीक है ठीक है सर। जी जी जी। अगला प्रश्न। हेलो हेलो। बोलिए बोलिए। हेलो जी, बोलिए बोलिए। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हेलो 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 सर। हाँ जी, बोलिए। नमस्कार, स्वागत। जी बोलिए 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 जी। सुनाई देता है क्या सर? हेलो, बोलिए बोलिए। आपका क्या, आपसे हमें पूछना क्या है? हेलो सर, मैं चंद्रबिंदु बोल रही हूँ। एर्नाकुलम देशन भाभी प्राइवेट सभा का विद्यार्थी हूँ, मैं शोधार्थी हूँ। जी सर जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी राय में आज भारतीय हिंदी साहित्य में वो कौन सा प्रमुख रचना है जिसको भारतीय साहित्य में कौन सा? शोध करने वाला शोधार्थी को पढ़ना जरूरी है? आपकी मातृभाषा? वो कौन सा रचना है? आपकी मातृभाषा कौन सी है? वो मलयालम। तो मलयालम से आप अनुवाद करते समय, मलयालम से आप भारतीय साहित्य पर अनुवाद करते समय, हम इधर के बहुत सारे लेखक हैं जिनकी कृतियां मलयालम से हिंदी में आ चुकी है। उसको आप या तो बांग्ला के या पंजाबी के, मराठी के, भारतीय साहित्य में
बहुत भारतीय साहित्य में विशेषकर उपन्यास में मितकीय संदर्भ में बहुत सारे उपन्यास आ गए हैं। हमारे रामायण महाभारत में नरेंद्र कोहली जैसे लेखकों की बहुत सारी कृतियां आ गई है। कन्नड़ में एक लेखक है भैरप्पा, नरेंद्र कोहली एक लेखक है हिंदी के। तो नरेंद्र कोहली हिंदी में लिखते हैं मितकीय पात्रों को लेकर, भैरप्पा यही काम कर रहे हैं। तो एक तो या कुछ सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में करना चाहते हैं तो आप इधर के लेखकों में, या विज्ञान, आज के हमारे उपन्यासों में विज्ञान को किस प्रकार, इधर एक लेखक है सी राधाकृष्णन, उनके तमाम कहानियां, उनके तमाम उपन्यास विज्ञान केंद्रित है। भले ही वो उपन्यास है, इस प्रकार अन्य भाषाओं में भी विज्ञान को विषय बनाते हुए बहुत सारे लेखक लिखते होंगे, जीवनी परक उपन्यास होंगे। इधर के लेखकों पर श्रीनारायण गुरु पर केंद्रित उपन्यास केरल से आए हैं, है ना। कुमार नाचान से पर केंद्रित उपन्यास हिंदी में मलयालम में आए हैं, उनके अनुवाद भी आए हुए हैं। या तो जीवनी परक उपन्यास ले लीजिएगा, या मितकीय उपन्यास ले लीजिएगा। जिन उपन्यासों में आज परिस्थिति का कल्चर, उसमें सांस्कृतिक आदान प्रदान, या उसमें हमारी परिस्थिति आज खतरे में है ना, तो परिस्थिति की समस्याओं को केंद्र में रखकर जितने भी उपन्यास लिखे गए हैं, उस प्रकार के उपन्यासों के केंद्र में रहकर आपके लिए तुलनात्मक करने के लिए या भारतीय संदर्भ में सीखने सिखाने के लिए इस प्रकार की सोच आवश्यक होगी। या विषय आपके लिए इतिहास का चाहिए, मितकीय चाहिए, सामाजिक चाहिए, आपकी रुचि क्या है इसके अनुसार ही लिख सकते हैं। आजकल फेमिनिज्म एक विषय है। मैं भी फेमिनिज्म कर रही हूँ अभी। मालती जोशी की कहानियों में चित्रित नारी जीवन, वही कर रही हूँ मैं शोध। हाँ ठीक है। तो उसमें हम इधर रहकर उनकी जो समस्याएं हैं उनका अनुवाद उन पर शोध करते समय ये देखना पड़ेगा कि उसमें समकालीन समस्याओं में शुरू में हिंदी में जो उपन्यास लिखे गए थे महिलाओं के लिए, महिलाओं के संदर्भ में, महिलाओं की सामाजिक समस्याओं के संबंध में, पारिवारिक समस्याओं के संदर्भ में जो उपन्यास लिखे गए थे, उस समय की जो समस्याएं थी और आज की समस्याएं अलग अलग है ना। उन लोगों के लिए घर के बाहर आ जाने की आजादी नहीं थी। आज कामकाजी महिलाओं के संबंध में है ना। हाँ। आज कामकाजी महिलाओं का संदर्भ आ गया है, इसलिए कामकाजी महिलाओं की क्या समस्याएं हैं। इसी प्रकार आप साइबर दुनिया में काम करने वाली महिलाओं की क्या समस्याएं हैं। ये नए नए दायरे हमारे सामने खुल जाते हैं, तो नए नए विषय आ जाते हैं। फिर विदेशी परिवेश में भी उपन्यास आ जाते हैं। भारत की एक लेखिका विदेश जाकर विदेश के पात्रों को, विदेश के परिवेश को आधार बनाते हुए कहानियां लिखते हैं, उपन्यास लिखती है। इस प्रकार के जो उपन्यास है, उन उपन्यासों में जो सांस्कृतिक जो अलगाव है, कल्चरल एलिनेशन जिसको कहते हैं, इन सारे मुद्दों पर आपकी सोच आगे बढ़ सकती है। विषय ज्यादा है लेकिन आपकी रुचि और दृष्टि क्या है, ये इसके आधार पर ही ये कर सकेंगे। मितकीय उपन्यास एक अच्छा क्षेत्र है, दलित एक अच्छा क्षेत्र है, फेमिनिज्म एक अलग, दलित एक अलग क्षेत्र है, साइबर दुनिया एक अलग क्षेत्र है ना। अपराधी की दुनिया एक अलग क्षेत्र है। धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। सर मैं जेम्स बोल रहा हूँ सर। जेम्स पाला से बोल रहा हूँ सर। हाँ समझ गया। दीवा इसमें भाग ले रही थी। समझ गया। मैं उस बीच में घुस गया हूँ। जैसे आपको कई सालों के बाद एक संगोष्ठी में, चाहे वो वेबिनार हो, आपकी आवाज सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। और आपसे भी ज्यादा आनंद हमें मिल रहा है भैया। तिरुवनंतपुरम के एक सेमिनार और पाला से एक आदमी का संपर्क, बढ़िया बात है सब। इसलिए हम लोगों का नमस्कार देने के लिए मैं अभी घुस गया हूँ, और हमारा विनम्र नमस्कार आप स्वीकार कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी नमस्कार। आपके छात्रों को भी हमारा बोल रही हूँ सर। हेलो जी बोलिए सर। जी बोलिए। मैं तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के एक शोधार्थी हूँ जी। मैं तो मेरी ऑथर है ना, उनकी रचनाएं, उनकी कहानी संग्रह
अनुवाद करना चाह रही हूँ मलयालम में। मैं तो केरल की हूँ और मलयालम में उनके अनुवाद करना चाहती हूँ। तो उसमें अनुवाद के लिए हमें तो क्या क्या पुस्तकें हमारे लिए तो सहायक होगा वो पढ़ना। एक तो आपको उधर के प्रकाशकों से आप मूल रचनाकार से संपर्क करके उनकी कौन कौन सी कृतियां हिंदी हिंदी से मलयालम में पहले आई हैं इसकी एक जानकारी उनसे प्राप्त करनी होगी। फिर लेकिन प्रकाशकों से उनका कोई भी विद्यार्थी उनका शोध भी नहीं किया है उनकी रचनाओं के। मैंने उन्हें तो उनसे नहीं नहीं, भेंट किया है, आप पहले अपना से स्पष्ट बातें की है। नहीं नहीं, आप अपना लक्ष्य पहले स्पष्ट बताइए। आप शोध की दिशा मुझे में तो आपका प्रश्न है? उनकी नहीं नहीं, रचनाओं के अनुवाद करना है शोध करते समय या शोध के बाद? शोध के बाद। तो इसमें इधर एक दो तीन संस्थाएं हैं। एक कुछ प्रकाशक राजपाल, राजकमल, वाणी, किताबघर, इस प्रकार की बहुत सारी अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं। एक हाँ हाँ। उनसे संबंध स्थापित करते हैं। उनकी जो ग्रंथ सूची है उसमें से उनके जो कैटलॉग है उनको पता चलेगा कि आपके कौन कौन से कृति। आप मलयालम के लगातार पाठक, आपको मलयालम का लगातार पाठक बनना होगा, आपको हिंदी का लगातार पाठक बनना होगा, आपके ओके सर। विभिन्न पत्रिकाएं पढ़नी होगी। ओके सर। समकालीन समकालीन जो पत्रिकाएं हैं, पत्र पत्रिकाएं न हाँ। पढ़ने पर जानकारी मिलना मुश्किल है। अद्यतन साहित्य से अद्यतन साहित्य से अद्यतन साहित्य से संपर्क स्थापित करने के लिए हमारे पत्रिकाओं से हमारा रागात्मक संबंध जुड़ना चाहिए। 50 साल की ओके। किताबों का अनुवाद आज अनुवाद करते समय ये लोग बताते हैं कि इसका अनुवाद हो चुका है ना। हम्म इसलिए हम्म। किस शैली में अनुवाद करना बढ़िया है, किस किताब का अनुवाद पहले आ चुका है, ये प्रकाशकों से और लेखकों से दोनों से मिल सकता है। अगर ज्यादा उत्सुक है तो आप, चूंकि मलयाली है इसलिए बात में हाँ। पर्सनल व्यक्तिगत संबंध साबित करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। आप ओके सर। अभी पहले आपका अपना शोध पूरा करें। ओके सर। शोध पूरा करें, पत्र पत्रिकाओं में आपका पहले अनुवाद आ जाए। एक अनुवादक से पूछते हैं कि आपकी कहानियां, अनुदित कहानियां किन किन पत्रिकाओं में आई है। पहली बार श्रेष्ठ किताब की ओर न मुड़ना, पहला कदम आपकी पत्र पत्रिकाओं से आपका संपर्क स्थापित करना है। ओके सर। इन दोनों भाषाओं में निकलने वाली पत्रिकाएं ध्यान से पढ़ना, खरीदना, पढ़ना, और उसमें जो अभिव्यक्ति के जो प्रयोग आ जाते हैं उनको समझ लेना होगा। नहीं तो आज 50 साल के पहले जयशंकर प्रसाद और उनके पहले के जो लेखकों की शैली है और इधर तगड़ी केशवदेव की जो शैली है, ये शैलियां बदल गई है। तो इसलिए एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करते समय इन दोनों भाषाओं की अद्यतन पत्रिकाओं के साथ आपका संबंध जुड़ जाना अत्यंत आवश्यक है। फिर लेखक लेखिकाओं के संपर्क में आ जाना। अनुवाद के क्षेत्र में कार्यरत बहुत सारे लोग केरल में हैं, उन लोगों से, उन विश्वविद्यालयों से, अभी जेम्स पॉल अभी संपर्क कर रहे थे, उनके विश्वविद्यालय में केरल में पहली बार एमए शुरू करने का श्रेय उनके महाविद्यालय को मिल जाता है। बहुत सारे अध्यापक होंगे विश्वविद्यालय में भी, बहुत सारे अध्यापक होंगे, और आपके दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में भी बहुत सारे अध्यापक होंगे। और इस प्रकार से आपका संपर्क पहले विस्तृत बनावे। घर पर ही बैठकर सब कुछ समझ लेना मुश्किल होगा, आपका संपर्क बढ़ाना होगा। इस संपर्क से ही आप अनुवाद के रास्ते पर आगे बढ़ सकती है। शुक्रिया सर, कितनी कितनी अच्छी तरह से आपने मुझे समझाया। बहुत जी जी। हेलो, हेलो, ठीक है, उनकी ओर से देरी हो रही है। ठीक है, आपका अगला संदेश, अगला सवाल क्या है? हेलो, सवाल है तो पूछ लीजिए। जी, हेलो।
ಹಲೋ, नॉट डिफिकल्ट, हमारी ओर से गड़बड़ी नहीं, नॉट डिफिकल्ट। आगे कोई प्रश्न अच्छा कि नहीं है हमारे क्या? फोन की गड़बड़ी। हेलो हाँ हेलो, जी बोलिए। नमस्कार सर। स्वागत, बोलिए मैं हरीश कुमार जी। सेठी दिल्ली से बोल रहा हूँ। भैया भैया आप हमसे पूछ रहे हैं तो इसका क्या? नहीं 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 सर, मैं तो आपका विद्यार्थी हूँ और अनुवाद की दिशा में बढ़ने में जो है आपकी तरफ से भी जो बहुत सहयोग मिला है उसके लिए मैं जी मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। अभी जो जी एक आपसे चर्चा कर रहे थे तो उसके संबंध में मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे हमारे यहाँ जो है आप उत्तर मलयालम देने की हिंदी स्थिति में अनुवाद। हैं। हाँ जी जी। जी, आप उत्तर देने की स्थिति में हाँ। हैं, प्रश्न के स्थिति में नहीं। नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ जानकारी इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ कि इग्नू जो है मलयालम हिंदी में जो है पीजी सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी चला रहा है। तो अगर जो मलयालम हिंदी के अनुवाद के संदर्भ में थोड़ा बारीकी से अध्ययन हो तो करना चाहें तो कोई भी जो है इस दिशा में सोच सकता है। और आपका आशीर्वाद रहा है सर उस कोर्स को जो है शुरू करने में, जो है मैं ये भी जितनी ऑडियंस है उनको बताना चाह रहा था जो है। मेरी एक बस नई मेरी किताब तरफ से आई सर यही है, मेरी एक नई किताब आई है, अनुवाद कुछ नमूने कुछ पैमाने। जी जी। इलाहाबाद से एक किताब आई है। अच्छा अच्छा। इलाहाबाद से एक किताब आई है, अनुवाद कुछ नमूने कुछ पैमाने। उसमें अनुवाद के हाँ जी सैद्धांतिक पक्ष भी है और उनके व्यावहारिक पक्ष भी है। जी जी। आपके पाठ्यक्रम के धन्यवाद बारे सर। में चूंकि हम पाठ्यक्रम के लेखक है, इसलिए हम सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, अपने आप को महिमा मंडित करना ठीक नहीं होगा, इसलिए चुप रहा। तो अच्छा किया आपने हाँ। उस पाठ्यक्रम के बारे में उसको उजागर करने का बीड़ा उठाया। अरे इनके सर विश्वविद्यालय जी की जो अतुलनीय सेवा है उसकी मैं सराहना करता हूँ। हाँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। जी जी जी। आगे कोई सवाल है क्या? सवाल है तो पूछ लीजिए। प्रश्न का स्वागत है। भले ही उत्तर नहीं मिलेंगे, फिर भी सोचने के लिए कुछ सामग्रियां मिल जाएंगी, है ना, जिसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए बाद में इस्तेमाल कर सकेंगे। नमस्ते सर, मेरा जी नाम बोल। बबीता कुमारी है। जी मैं कर्नाटका सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हूँ। जी मेरा टॉपिक है 21वीं सदी के उपन्यासों में महिला की संवेदना। तो सर आप उस पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? हिंदी के प्रथम उपन्यास ऊर्मिला गुप्ता के स्वातंत्र्योत्तर हिंदी लेखिका है, वो किताब आपने देख ली है? नहीं सर। वो आरंभिक किताब है, स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कथा लेखिका ये ऊर्मिला गुप्ता। ये इसकी ऊर्मिला गुप्ता की किताब है, उधर से शुरू करनी होगी, क्योंकि उस समय उषा देवी मित्रा, खंजललता सभरवाल, इस प्रकार की जो लेखिकाएं हैं उनके उपन्यासों में किस प्रकार की स्त्रियों की मानसिकताएं आ गई थी और उनकी सोच का दायरा किस प्रकार का था, उनके घरेलू परिस्थितियां किस प्रकार की थी, क्यों स्त्रियों लेखन के क्षेत्र में स्त्रियां बहुत कम है, इन सब का विस्तार से आरंभिक अध्यायों में उन्होंने बात की है। तो ये आज फेमिनिज्म का एक बहुत बड़ा जोरदार जबरदस्त दौर है। इस प्रकार के वातावरण के जागरण न होने की स्थिति में स्वतंत्रता, नारियों के संबंध में, नारियों की आज़ादी के संबंध में जो किताबें लिखी गई थी, उससे अध्ययन ऊर्मिला गुप्ता की से कर लीजिएगा। फिर एक एक लेखिका पर केंद्रित, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित बहुत सारी किताबें आ गई हैं। हमारी इधर समकालीन जितनी भी पत्रिकाएं हैं, उन पत्रिकाओं में स्त्रियों पर केंद्रित बहुत सारे उनकी जो बैंड वार्ताएं हैं, भारतीय लेखिका की बैंड वार्ताएं, वो आशा रानी वोहरा की जो किताब है वो भारतीय लेखिकाओं के साथ उनका किताब आ गई है। फिर जेएनयू में एक प्रोफेसर थी, उन्होंने भी लेखिकाओं से बैंड वार्ताएं ली है।
तो भारतीय या हिंदी की जो लेखिकाएं हैं, इन लेखिकाओं से ली गई जो भेंट वार्ता है, उन भेंट वार्ताओं को ले लीजिएगा, क्योंकि अंतर्मन की बातें उसमें आ जाएंगी। वो भेंट वार्ता सर, भेंट वार्ता पत्रिका है जी, भेंट वार्ता पत्रिका है। नहीं, पत्रिकाओं में, बहुत सारी पत्रिकाओं में आज भेंट वार्ता की विधा को बहुत सारा महत्व मिल रहा है। तो उसमें उन पत्रिकाओं में भेंट वार्ताओं को, हिंदी की लगभग सारी पत्रिकाओं में आज भेंट वार्ताओं के लिए जगह मिलती है। इनकी किताबों की एक श्रृंखला है किताब घर की, मेरे साक्षात्कार, उसमें कितनी लेखिकाओं की भेंट वार्ताएं आई हैं वो देख लीजिएगा। मेरे साक्षात्कार जो सीरीज है, उसमें एक लेखक या एक लेखिका की अनेक भेंट वार्ताएं, किताब घर की एक श्रृंखला है। उनसे आप संपर्क स्थापित करेंगे तो इसमें ममता कालिया की हैं, फिर उसमें उस जमाने के ही नहीं, आज के भी उसमें बहुत सारे लेखिकाओं की भेंट वार्ताएं उसमें आ जाती है। मेरे साक्षात्कार जी सर, तो पहले की लेखिकाओं को लेना पड़ेगा या अभी जो लेखिका लिख रही हैं उनको लेकर करना पड़ेगा? नहीं, आपका शोध शुरू हो गया ना? जी सर, 21वीं सदी की महिला उपन्यासकार हैं। हाँ, तो 21वीं शताब्दी के महिला उपन्यासकारों के संबंध में समझने के लिए जी सर, इनके लेखन में न आने वाले जो स्थिति पहले थी, उसकी भी एक आपके स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में किन किन समस्याओं को पहले प्रारंभिक लेखिकाओं ने किन किन समस्याओं को उजागर किया था, आज की लेखिकाओं ने किन किन नई समस्याओं की ओर उनकी दृष्टि केंद्रित कर ली है, इसके संबंध में भी एक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तो आज इनके वो किताब घर की ओर से एक किताब की सीरीज आ रही है, मेरे साक्षात्कार। इस श्रृंखला की किताब की एक विशेषता है, यही है कि उसमें एक लेखक या लेखिका की 20 या 25 भेंट वार्ताएं हैं। उन भेंट वार्ताओं में जितनी महिलाएं हैं, उन भेंट वार्ताओं का जो संकलन है, उस पर आपका ध्यान टिके तो आपके लिए बहुत सारी सामग्रियां मिल जाएंगी। जी सर, धन्यवाद सर। पत्रिकाओं में भी बहुत सारी भेंट वार्ताएं आ जाती है। फिर आजकल आत्मकथा, जीवनी, ये सब विधाएं भी आज मजबूत बन रही है, पुष्ट बन रही है, ये भी देख लीजिएगा। जी सर, राजेंद्र यादव ने बहुत सारी लेखिकाओं की उनके आत्मकथा केंद्रित कुछ प्रकरणों को केंद्रित करते हुए एक किताब लिखी है। तो सर, मेरा मुख्य विषय है कि उसमें नारी सशक्तिकरण को दर्शाना। तो नारी सशक्तिकरण की जो समस्या है, वो उसमें आज लेखिकाओं के उपन्यासों में लेखिकाओं के महिला पात्रों के माध्यम से वो क्या कहना चाहती है और इन पात्रों को किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ती है, इन परिस्थितियों के सामने, जहाँ मुसीबतों के सामने वो घुटना टेकती है या मुसीबतों का मुकाबला करने में वे सक्षम है, इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, उनकी घरेलू परिस्थितियां, अगर कार्यालयी संदर्भ है तो कार्यालयी कामकाजी महिलाओं की समस्याएं अलग है, घरेलू समस्याओं की यहाँ तक लेखिकाओं की समस्याएं भी आ गई है। तो आप इनको सामाजिक, पारिवारिक और इसमें कार्यालयी और अन्य जो विशिष्ट जितने भी संदर्भ जिनसे महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उन क्षेत्रों में अलग अलग कार्य क्षेत्रों की महिलाएं हैं। कुछ जीवनी पर उपन्यासों की रचनाएं भी महिला केंद्रित होकर आई है, उन पर भी आपका ध्यान केंद्रित होना। जी सर, धन्यवाद सर। जी नमस्कार। नमस्ते सर। जी नमस्ते सर, मेरी आवाज आ रही है सर? नमस्कार। हाँ सर, मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ सर। मैं शोधार्थी हूँ, पार्वती देशपांडे। सर, मेरा शोध का विषय है हिंदी और मराठी आत्मकथाओं का तुलनात्मक अध्ययन। बहुत बढ़िया विषय है। हाँ, थैंक यू सर। सर, हम जब तुलना करते हैं तो उसमें क्या समता और विषमता ही दिखाना है और कुछ विषय आप बता सकते सर? दोनों में तुलना करना है तो और किस धरातल पर कर सकते हैं? आप जिन तत्वों की ओर अभी हमारे ध्यान को आकर्षित कर रही है वो ठीक है, तुलना भी होनी चाहिए और उसमें जो विषमताएं हैं उसको भी उजागर करना पड़ेगा।
जिस प्रकार के अनछूते कुछ विषय अब तक अछूते रहे हैं, कुछ विषय अनपहचाने रहे हैं, है ना। इतने सारे संबंधों की, जो मोहन राकेश का एक शब्द है नामहीन संबंध, नामहीन संबंधों को मोहन राकेश जब लिख रहे थे, उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था, नामहीन संबंध। नामहीन संबंधों को सब कुछ आज इतना ग्लोरिफिकेशन मिल रहा है, नाम सहित संबंध हो जाता है ना। तो इसमें मराठी में चूंकि दलितों की समस्याओं को ज्यादा महत्व मिला है, उधर आत्मकथा और उपन्यास के बीच एक सीमा रेखा रखना मुश्किल है। जी सर। मराठी हमारे हिंदी में भी ये समस्या है कि ये जितने दलितों की आत्मकथाएं आई है, दलित उपन्यास और दलित आत्मकथा के बीच कोई सीमा रेखा बांधना मुश्किल होगा, क्योंकि अनुभव उनके अपने तीक्ष्ण है, अनुभव इतने प्रामाणिक है, आत्म केंद्रित होकर ही वो उपन्यास लिखते हैं। तो इन आत्मकथाओं में औपन्यासिक तत्व, अगर उपन्यास का विशेषण वो दे देते हैं, उसमें औपन्यासिकता कहाँ तक आ गई है इसको देखना होगा। कुछ उपन्यास ऐसे हैं उसमें उनकी आत्मकथा का तीव्र अंश आ गया है, लेकिन उपन्यास की कसौटी पर बहुत सारी कृतियां टिकती नहीं है। औपन्यासिकता को बनाए रखते हुए उपन्यास एक साहित्यिक विधा है ना। हाँ सर। जीवनी एक अलग विधा है, आत्मकथा एक अलग विधा है। इन विधाओं के बीच में अंतर संबंध जोड़ते हुए वो किस भाषा पर, वो किसी अंश पर उनका संतुलन रखना चाहिए, इक्विलिब्रियम पर रखना चाहिए, इसमें कौन सा अंश हावी हो उड़ता है, डोमिनेट हो जाता है, ये देखना पड़ेगा। केवल अपने अनुभवों को साहित्य पर लाना ठीक नहीं होगा। औरों की बातों को भी औरों की बातों पर भी जो आदमी ध्यान देगा, स्वानुभव और परानुभव दोनों साहित्यकार के लिए मूल्यवान है। आत्मानुभव ठीक है, आत्मानुभवों के साथ साथ परानुभवों को भी जो महत्व देगा वही साहित्यकार बन सकता है ना, मेरे ख्याल से। हाँ सर। आत्मानुभव ठीक है, लेकिन केवल आत्मानुभव लिख सकेंगे तो उसके लिए आत्मकथा का मार्ग ठीक रहेगा। आत्मानुभव को आप उपन्यास के कलेवर में रखना चाहते हैं तो औपन्यासिक अंश आना चाहिए, है ना। हाँ सर। कहीं मैंने कुछ उपन्यासों को ये देख लिया है कि वो आत्मकथा है या उपन्यास है, ये समझ नहीं पाता। उपन्यास की कसौटी पर ये कमजोर है, आत्मकथा की दृष्टि से बहुत टिकाऊ है। हाँ सर। आत्मकथा की विधा में अलग रचना, उसमें अंदर संबंध जोड़ते हुए उसमें कुछ तालमेल बैठना चाहिए, है ना। हाँ सर। ये तालमेल कहाँ तक उसमें रखता है ये भी ध्यान में रखना है। मराठी का दलित साहित्य इतना विस्तृत और समृद्ध है सर। हाँ सर। बहुत सारी अन्य भाषाओं के, संस्कृत के प्रभाव से या इंग्लैंड के प्रभाव से, यूरोपीय प्रभाव से, लेकिन दलित की जो धारा है, मराठी कमलेश्वर जब सारिका के संवाद देखते उस समय उन्होंने दलित का एक विशेषांक निकाला था। आप ये देख लीजिए कि ओके सर, इधर के रणसुबे जो मराठी के हैं, उन्होंने मराठी साहित्य पर एक किताब लिखी थी, उसमें एक अध्याय मराठी का दलित साहित्य। वो उस समय दलित साहित्य जब पनप रहा था उसी समय उन्होंने इसको एक विषय बनाया था। ओके ना। जी नमस्कार। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। जी। आरसू जी, मुझे लग रहा है कि अभी 2 घंटे से ज्यादा हो गया है, काफी लोगों के डेटा भी खत्म हो चुके क्योंकि काफी लोग लेफ्ट हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि हम उनसे जो भी शंकाएं हैं उन्हें हम आमंत्रित करेंगे और मतलब लिखकर भेजने के लिए, और हम आपको वो भेज देंगे ताकि मतलब मुझे लग रहा है कि अभी ज्यादा देर ये सेशन नहीं चलेगा।
लेकिन ठीक। आपने हम कहते हैं कि ये जो शुरुआत जब अच्छा होता है तो उसका अंत भी अच्छा होगा, लेकिन आपके भाषण से ही इस व्याख्यानमाला की शुरुआत हुई, तो मुझे लग रहा है कि ये व्याख्यानमाला इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि उतना ज्ञानवर्धक बहुत ही प्रभावशाली भाषण आपकी ओर से हुआ है और काफ़ी शंकाएं दूर हुई हमारे, और काफ़ी प्रतिभागियों ने इसमें काफ़ी सक्रिय रूप से भाग भी लिया है, और बहुत खुश हूँ आपको इस व्याख्यानमाला में शुरुआती भाषण के लिए हमें जो आपने अपने कॉलेज का लेबल दिया है, लेकिन इसमें बहुत सारे अन्य कॉलेजों के, अब जम्मू से बात करने का, पंजाब से बात करने का, वो काफी ग्रुप में, हिंदी ग्रुप में हमने ये जो आमंत्रण दिया था, और आपका नाम सुनते ही जैसे ही आपको मालूम ही है, आप जब बोलते हैं तो सभी को वो कुछ ना कुछ तो नई जानकारी तो जरूर मिलेगी। तो इसलिए सेठी साहब आपके उस परिवार से जुड़ जाते हैं, ये अपने आप में एक वो हिंदी जो अनुवाद नामक जो पत्रिका है, उस पत्रिका के प्रकाशन में उनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। हाँ, वैसे जो सेमिनार हम चलाते हैं शायद इतने लोग नहीं आ पाएंगे, लेकिन वेबिनार है तो फिजिकली जो नहीं आ पा रहे वो भी इसमें जुड़ पाएंगे। ये तो इसको नेसेसिटी से मदर ऑफ इन्वेंशन कहते हैं ना। या वही तो है। तो इसलिए मैं सोच रही कि अभी ये संचालिका जो है उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है इस तरह की व्याख्यानमाला संचालन करने के लिए, हमारे शबाना हबीब जी, और डॉक्टर शबाना हबीब को इस व्याख्यानमाला धन्यवाद भाषण देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। नहीं, आपके कॉलेज में तो मैं 2-3 बार पहले आया था। हाँ, मैं विक्टोरिया में थी तब भी आप आए थे सर, और अभी वेस्ट कॉलेज में हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा अवसर आपने दिया, मुझे भी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए मौका दिया। उन तमाम छात्रों को, उन तमाम शोध छात्रों को, और अनुवाद के क्षेत्र में कर्मरत जितने भी कर्मठ जागरूक व्यक्ति है, सेठी सहित जो जेल से हमारे पुराने विद्यार्थी है, उनकी श्रीमती भी हमसे बहुत बड़ा मजबूत संबंध रखती है। सबको मेरा भी नमस्कार। आपके विभाग की कामयाबी के लिए, उसके सफलता के लिए मैं भी उसके लिए आशीर्वाद देता हूँ। नमस्कार। ठीक है, अभी शबाना जी आइए आप। नमस्ते। मुझे बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है, क्योंकि ऐसा का आयोजन करते समय मेरे मन में बहुत शंकाएं थी, ऐसे ही ढंग से आगे बढ़ पाएंगी कि नहीं, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आगे इसी और चलते रहेंगे, और मैं अपनी कर्तव्य की ओर आगे बढ़ती हूँ। सबसे पहले मुझे धन्यवाद अदा करना है हमारे विभागाध्यक्षा डॉक्टर बिंदु वेलसार जी को, क्योंकि मैंने इसके बारे में उनसे पहले कहा तो उन्होंने उस समय ही हाँ कहा। उन्होंने कहा कि आप ये कर लीजिए, हम सब आपके साथ हैं। उनके इस वचन के कारण ही मैं आगे की ओर बढ़ी और इस जो मुकाम पर मैं पहुंच गई। फिर आगे जो है आरसू जी को मैं धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। आरसू जी से जो इसके बारे में फोन पर बात की तो तुरंत ही उन्होंने सहमति दी। मैं अचरज में पड़ गई, क्योंकि मैंने सोचा कि वो तो इतनी बिजी है कि कहेंगे कि और कहीं इसका आयोजन कर लीजिए, मैं उस समय करूंगी। लेकिन सर ने मुझसे पूछा कि किस दिन आप ये रखना चाहती हैं, उसी दिन मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तय कर लीजिए, मैं कोई भी प्लेटफॉर्म पे आकर वक्तव्य देने को तैयार हूँ। मुझे ये सुनकर बहुत बड़ी खुशी हो गई। और सर ने ये भी कहा कि हम जैसे अध्यापकों का यही मकसद है बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना। तो इसलिए मैंने जो विषय उन्हें दिया था उस विषय को लेकर उन्होंने यहाँ पर व्याख्यान दी, सामने रखी। एक तो एक भारतीय साहित्य था और दूसरे जो है कंपैरेटिव लिटरेचर था। सर ने कहा पहले मैं भारतीय साहित्य पर बात करूंगी और फिर समय मिले तो कंपैरेटिव लिटरेचर पर भी मैं बातें करने को तैयार हूँ। तो इस प्रकार जो हमारे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर वो आई
और इस माहौल को चार चांद लगाई। तो इसके लिए सर मैं तहे दिल से अपने हिंदी परिवार की ओर से, कॉलेज की ओर से, अपनी ओर से धन्यवाद अदा करती हूँ। और फिर हमारे जो विभाग के बाकी सभी अध्यापक बंधुओं को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। उस प्रकार इस प्लेटफॉर्म में जो भी लोग आके इस व्याख्यान माला को चार चांद लगाया है, उन सभी अध्यापक बंधुओं को और छात्राओं को, शोधार्थियों को, सबको मैं हृदय से आभार प्रकट करती हुई विदा लेती हूँ। अगले हफ्ते फिर हम और एक शख्स से मिलेंगे, इसी आशा के साथ इस प्लेटफॉर्म में दोबारा मिलने की आशा के साथ मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद। ठीक है शबाना, तो आज का ये जो व्याख्यान माला इधर समाप्त हो रही है। जितने लोग पार्टिसिपेट किए हैं उन सबको धन्यवाद। और आरसू जी एक बार फिर से आपको भी धन्यवाद। फिर मिलेंगे और एक विषय को लेकर। ठीक है।